सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन विश्व स्तर पर। विश्व का सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम है साल्टो एंजिल। और ये जो एंजिल जलप्रपात है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला देश में स्थित है। ध्यान रखना, एंजिल दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो वेनेजुएला देश में स्थित है। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि वेनेजुएला में स्थित इस एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई 979 मीटर है। कितनी है? 979 मीटर। और यह एंजिल जलप्रपात कैरो नदी पर है। एक बार एंजिल जलप्रपात की सारी जानकारी एक ही बार में देख लीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजिल। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला देश में स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 979 मीटर है और यह कैरो नदी पर स्थित है। क्लियर है दोस्तों? अब आ जाओ भारत के जलप्रपात के मामले में कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, जिसे गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और आजकल इस जोग या गरसोप्पा जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात और महात्मा गांधी जलप्रपात, ये तीनों एक ही जलप्रपात के नाम है, एक ही वाटरफॉल के नाम है। ध्यान रखना, ये महात्मा गांधी जलप्रपात या ये जोग जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में है और शरावती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। जोग जलप्रपात का लास्ट सवाल, इसकी ऊंचाई कितनी है? 255 मीटर। 255 मीटर ऊंचा है ये जोग जलप्रपात, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कर्नाटक राज्य में है और शरावती नदी पर है। बात क्लियर है? तीसरे क्वेश्चन पर आ जाइए दोस्तों, अपने राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। कौन सा है दोस्तों? चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह जलप्रपात राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ स्थान पर, चित्तौड़गढ़ जिले के कौन से स्थान पर? भैंसरोडगढ़ स्थान पर स्थित है चूलिया जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर। कितनी है? 18 मीटर। और आप बता दीजिए ये चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? दोस्तों चंबल नदी पर है। कौन सी पर है? चंबल। दोबारा सुन लीजिए राजस्थान के तीनों सवाल। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। भारत के चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान का जिला है, तो चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ स्थान के निकट चंबल नदी के द्वारा बनाया जाता है और इस चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है। उम्मीद करता हूं आपको इन तीनों जलप्रपातों की जानकारी ठीक तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत। सरदार सरोवर बांध परियोजना कौन सी नदी पे बनाई गई भाई? यह नर्मदा नदी पर बनाई गई। ठीक है दोस्तों, ओके। और ये जो सरदार सरोवर बांध, ये जो परियोजना है, तो परियोजना के लिए बांध किस राज्य में बनाया गया? यह बांध गुजरात में बनाया गया, नर्मदा नदी पर बनाया गया। ठीक है, ये जो सरदार सरोवर बांध परियोजना है, इससे राजस्थान के कौन से जिलों को लाभ मिलता है भाई? सरदार सरोवर बांध परियोजना से राजस्थान के जालोर और बाड़मेर जिलों को लाभ मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि पहली बार जालोर जिले के सीलू गांव में 27 मार्च 2008 को सरदार सरोवर बांध परियोजना से पानी लाया गया, या नर्मदा सिंचाई परियोजना के तहत राजस्थान को लाभान्वित किया गया। तो ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि राजस्थान में सबसे पहले नर्मदा नहर से या फिर सरदार सरोवर बांध परियोजना से पानी कहां लाया गया? तो दोस्तों जालोर जिले के सिल्लू गांव में लाया गया। और कब लाया गया था? 27 मार्च 2008 को पहली बार यहां प्रभावित किया गया। एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी बनता है कि इस सरदार सरोवर बांध परियोजना से या फिर इस नर्मदा नहर परियोजना से जालोर और बाड़मेर जिले के कौन कौन से क्षेत्रों को अधिक लाभ मिलता है भाई?
दोस्तों जालोर में तो सांचौर क्षेत्र को और बाड़मेर के गुड्ढामलानी क्षेत्र को सिंचाई का सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त जालोर के भीनमाल क्षेत्र को नर्मदा नहर परियोजना से पेयजल सुविधा भी प्राप्त होती है। आप इस महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना। सरदार सरोवर बांध परियोजना की सबसे खास बात यह है कि यह राजस्थान की पहली ऐसी सिंचाई परियोजना है जिसमें पूरी सिंचाई स्प्रिंकलर सिस्टम पर आधारित थी या फव्वारा पद्धति पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, तो एग्जामिनर में कई बार या एग्जाम के अंदर कई बार यह सवाल पूछा जा चुका है कि राजस्थान की वह सिंचाई परियोजना कौन सी थी जिसमें संपूर्ण सिंचाई सिस्टम फव्वारा पद्धति या स्प्रिंकलर सिस्टम पर आधारित था। तो वह सिंचाई परियोजना नर्मदा नहर परियोजना थी या इसे सरदार सरोवर बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध परियोजना की एक बात आप ये भी ध्यान रखना कि इस नर्मदा नहर की टोटल लंबाई कितनी है भाई। नर्मदा नहर की टोटल लंबाई 532 किलोमीटर है। ठीक है, अब केवल राजस्थान के बारे में भी आपसे लंबाई के मामले में सवाल पूछा जा सकता है कि केवल राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है। केवल और केवल 76 किलोमीटर है दोस्तों, केवल राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना की लंबाई 76 किलोमीटर है। नर्मदा नहर परियोजना की भारत में कुल लंबाई 532 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, एक बार स्पेशल रिमार्क के तौर पर नर्मदा नहर परियोजना की सारी जानकारी दोबारा दे देता हूं मैं। नर्मदा नहर गुजरात में नर्मदा नदी पर बने हुए सरदार सरोवर बांध से निकाली गई। अब सवाल ये बनता है कि सरदार सरोवर बांध परियोजना या नर्मदा नहर परियोजना भारत के कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। एक तो राजस्थान की, एक महाराष्ट्र की, एक गुजरात की और एक मध्य प्रदेश की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, इस नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होते हैं। केवल और केवल 2 जिले लाभान्वित होते हैं, पहला जालोर और दूसरा बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर के कौन से क्षेत्रों में नर्मदा नहर के द्वारा सिंचाई होती है। जालोर के तो सांचौर क्षेत्र में और बाड़मेर के गुड्ढामलानी क्षेत्र में नर्मदा नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। और नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान की पहली ऐसी सिंचाई परियोजना है जिसके द्वारा पूरी सिंचाई पद्धति फव्वारा सिस्टम पर आधारित है या स्प्रिंकलर सिस्टम पर आधारित है। एक सवाल यह बनता है कि नर्मदा नहर परियोजना के द्वारा राजस्थान में जालोर जिले के कौन से कस्बे के लिए पेयजल व्यवस्था शुरू की गई। तो जालोर जिले के भीनमाल कस्बे के लिए। राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना का लाभ कब से मिलना प्रारंभ हुआ भाई। ये 27 मार्च 2008 से प्रारंभ हुआ। राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना के द्वारा पहली बार पानी कौन से स्थान पर लाया गया। जालोर जिले के सीलू गांव में लाया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी ठीक तरीके से समझ में आई होगी। इसके अलावा भी दोस्तों आपको मैं आगे की जानकारी में राजस्थान के कुछ इंपोर्टेंट बांधों के बारे में जानकारी दे रहा हूं और राजस्थान की कुछ और भी सिंचाई परियोजनाओं के बारे में जानकारी दे रहा हूं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, और चंबल नदी पर स्थित है। जल भराव की दृष्टि से देखा जाए तो यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध। लेकिन यदि आपसे सवाल पूछ ले कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो माही बजाज सागर बांध आपका सही जवाब होगा। यहां दोस्तों एक स्पेशल बांध के रूप में आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो जाखम बांध है। इस बांध की ऊंचाई 81 मीटर है दोस्तों, जाखम बांध की, जो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में है। तो इन तीनों बांधों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। दोबारा बता देता हूं, जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध तो है राणा प्रताप सागर बांध, जो चंबल नदी पर है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है।
दूसरा महत्वपूर्ण बांध कौन सा है? जाखम बांध है, जो जाखम नदी पर है और प्रतापगढ़ जिले में है। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, इसकी ऊंचाई है 81 मीटर। तीसरा महत्वपूर्ण बांध है माही बजाज सागर बांध। दोस्तों, माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 3109 मीटर है और यह बांध माही नदी पर राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर बोरखेड़ा गांव में स्थित है। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। एक बांध का और विशेष रूप से ध्यान रखना, पांचना बांध का। पांचना बांध राजस्थान में मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध है, जो राजस्थान के करौली जिले में है और ये 5 नदियों पर स्थित है। उन 5 नदियों का नाम है भद्रावती, माची, अटा, बरखेड़ा और भैंसावट। भद्रावती, माची, अटा, बरखेड़ा, भैंसावट, इन 5 नदियों के संगम पर स्थित है पांचना बांध। करौली जिले में है। अमेरिका देश के सहयोग से इसे बनाया गया और ये राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए आप राणा प्रताप सागर बांध पर। राणा प्रताप सागर बांध दोस्तों चंबल नदी पर है। इस राणा प्रताप सागर बांध पर दोस्तों परमाणु ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाता है। यहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र कनाडा देश के सहयोग से स्थापित किया गया और ये भारत का तो दूसरा और राजस्थान का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र बताया जाता है, जो चित्तौड़गढ़ में रावत बाठा के पास में स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध पर। ठीक है दोस्तों, आप जरूर इस बात का ध्यान रखना। तो यहां सवाल यह भी बनता है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा था? वह दोस्तों तारापुर था और तारापुर भारत के महाराष्ट्र राज्य में है, जो 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया था। दोबारा बताऊं, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित किया गया सन 1969 ईस्वी में। भारत का दूसरा परमाणु बिजली घर रावत बाठा चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर स्थापित किया गया कनाडा देश के सहयोग से। यह भारत का तो दूसरा है रावत बाठा परमाणु ऊर्जा केंद्र, जबकि राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यदि आपसे दोस्तों भविष्य के बारे में सवाल पूछ ले कि भारत में नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए कहां संभावना व्यक्त की गई है, तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में व्यक्त की गई है। ठीक है दोस्तों, जो माही नदी पर बनाया जाएगा। ये जो राणा प्रताप सागर बांध है, इसके निकट ही दोस्तों थोड़ी दूर आगे एक भैंसरोडगढ़ नामक स्थान है, जहां चूलिया जलप्रपात स्थित है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर ऊंचा है। तो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, यानी झरना, वाटरफॉल। वह दोस्तों चूलिया जलप्रपात है। इस चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है और ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ स्थान पर स्थित है और चंबल नदी पर ही स्थित है। यहां दोस्तों जलप्रपात के बारे में आपको 2 इंपॉर्टेंट सवाल और बता देता हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक तो दोस्तों जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात, जिसे वर्तमान समय में महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात, ये तीनों नाम एक ही जलप्रपात के हैं और यह जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में है, शरावती नदी के ऊपर, और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताया जाता है, जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है। तो आपसे सवाल पूछेगा एग्जामिनर कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी? कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। इस जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 255 मीटर है। क्लियर है? ठीक है। एक जो मैं आपको तीसरा जलप्रपात बताने जा रहा था, उसका नाम है दोस्तों साल्टो एंजिल।
साल्टो एंजिल जलप्रपात, जो वेनेजुएला देश में स्थित है और कैरो नदी पर स्थित है। इस एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई है दोस्तों 979 मीटर। 979 मीटर। क्या सवाल बनता है इस एंजिल जलप्रपात के बारे में? यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल, कैरो नदी पर है, वेनेजुएला देश में स्थित है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। तीनों जलप्रपातों की शॉर्ट जानकारी दोबारा सुन लीजिए। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा, चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ स्थान के पास स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, जिसे गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 255 मीटर है, भारत के कर्नाटक राज्य में है और शरावती नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल जलप्रपात है। यह वेनेजुएला देश में है, कैरो नदी पर स्थित है, 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका राणा प्रताप सागर बांध है, ये चंबल नदी पर स्थित है। तो क्या चंबल नदी पर मुख्य रूप से ये एक ही बांध स्थित है दोस्तों? नहीं, इसके अलावा 3 और इंपॉर्टेंट बांध है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यह बनता है इस राणा प्रताप सागर बांध का, जो चंबल नदी पर स्थित है, कि यहां जो परमाणु बिजली घर लगाया गया है कनाडा देश के सहयोग से, उससे बिजली कितनी बनाई जाती है भाई? यहां दोस्तों कुल मिला के 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। 43 गुणा 4, मतलब यहां 4 इकाइयां लगाई गई है बिजली उत्पादन करने के लिए, और प्रत्येक इकाई की क्षमता है 43 मेगावाट। तो 43 मेगावाट को 4 से गुणा कर लीजिए, कुल मिला के 172 मेगावाट परमाणु बिजली का यहां उत्पादन होता है। परमाणु ऊर्जा के बारे में आपसे यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि परमाणु ऊर्जा एक परंपरागत स्रोत है या गैर परंपरागत स्रोत है? तो ध्यान रखना, परमाणु ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण माने जाते हैं। जबकि कोयला, पेट्रोलियम, ताप विद्युत, ये गैस से आधारित बिजली बनाने के संयंत्र, ये सभी दोस्तों परंपरागत संयंत्र माने जाते हैं या ऊर्जा के परंपरागत स्रोत माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। और परमाणु ऊर्जा उत्पादन में मुख्य रूप से यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इन खनिजों का उपयोग किया जाता है भाई। सबसे ज्यादा यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, और राजस्थान में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर और खंडेला सीकर में होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसका जरूर ध्यान रखना। एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा था मैं दोस्तों बांध को लेकर ही, कि चंबल नदी पर एक गांधी सागर बांध भी है, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है गांधी सागर बांध। एक राणा प्रताप सागर हो गया, एक गांधी सागर हो गया। चंबल नदी पर स्थित तीसरा बांध है दोस्तों जवाहर सागर बांध, जो राजस्थान के कोटा जिले में है। ठीक है, और यह लगभग 115 मेगावाट के आसपास बिजली का उत्पादन होता है। 115 मेगावाट नहीं, केवल 99 मेगावाट। पूछ लेगा जवाहर सागर बांध पर कितनी बिजली का उत्पादन किया जाता है? केवल 99 मेगावाट का। जबकि गांधी सागर बांध पर कितनी बिजली का उत्पादन किया जाता है? 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। एक और बांध बच गया, कोटा बैराज बांध। नाम से ही पता चल रहा है कोटा में है। तो कोटा बैराज बांध कोटा में चंबल नदी पर, जवाहर सागर बांध कोटा में, इसके अलावा राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर, जवाहर सागर भी चंबल नदी पर, और गांधी सागर बांध मंदसौर जिला मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। इन चारों बांधों में सबसे खतरनाक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कोटा बैराज बांध को लेकर, कि ये जो कोटा बैराज बांध है, क्या यहां भी बिजली का उत्पादन होता है? नहीं दोस्तों, यहां बिजली का उत्पादन नहीं होता। यह बांध पूर्णतः सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया था, और यहां से दोस्तों मुख्य रूप से 2 नहरें निकाली गई, एक तो बाई नहर और एक दाई नहर। दाई नहर मध्य प्रदेश के लिए और बाई नहर मुख्य रूप से राजस्थान के लिए। दोस्तों तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी राणा प्रताप सागर बांध के बारे में और उससे संबंधित जो कंसेप्ट बनते हैं उनके बारे में। इसके अलावा दोस्तों आगे मैं आपको माही बजाज सागर बांध की डिटेल्स भी दे रहा हूं, जिसके बारे में आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, पर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों,
माही बजाज सागर बांध परियोजना का नामकरण जमनालाल बजाज के नाम पर किया गया भाई। जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र माना जाता है। ध्यान रखना, माही बजाज सागर बांध परियोजना का उद्घाटन सन 1983 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया। ध्यान रखना, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम एवं एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी है अब तक। ठीक है दोस्तों, ये जो माही बजाज सागर बांध है यह 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, एक तो राजस्थान और दूसरा गुजरात। काफी अच्छा सवाल है, कई बच्चे इसमें ऑप्शन के हिसाब से मध्य प्रदेश राज्य को भी ऐड कर देते हैं और उनका सवाल गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना, माही बजाज सागर परियोजना केवल और केवल 2 राज्यों की ही संयुक्त परियोजना है, एक तो राजस्थान की और दूसरी गुजरात की। इस परियोजना में मध्य प्रदेश राज्य शामिल नहीं है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण सवाल, माही बजाज सागर बांध परियोजना में राजस्थान राज्य और गुजरात राज्य की हिस्सेदारी कितनी कितनी प्रतिशत है? तो 45% हिस्सेदारी तो है अपनी यानी राजस्थान राज्य की और 55% हिस्सेदारी है गुजरात राज्य की। लेकिन यहां ध्यान रखना कि हिस्सेदारी का यह अनुपात राजस्थान और गुजरात में 45:55 का है, पर बिजली पूरी की पूरी 100% बिजली राजस्थान को मिलती है। माही बजाज सागर बांध परियोजना पर बिजली का उत्पादन करने के लिए सन 1986 में पहली बार 50 मेगावाट का विद्युत संयंत्र लगाया गया। वर्तमान समय में इस बांध पर 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। तो यह भी एक अच्छा सवाल है कि माही बजाज सागर बांध परियोजना पर कुल कितनी बिजली का उत्पादन होता है? 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इस माही बजाज सागर बांध परियोजना को दक्षिणी राजस्थान की एक विशिष्ट परियोजना माना जाता है या दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों के लिए एक लाभकारी परियोजना माना जाता है। इसलिए यहां इसे आदिवासियों की सवर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा माही नदी को या दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा कहा जाता है। आप इस बात का ध्यान रखना। माही बजाज सागर बांध के निकट ही एक कागदी पिकअप बांध भी बना हुआ है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ही, और इस कागदी पिकअप बांध से भीखाबाई सागवाड़ा और आनंदपुरी नामक 2 सिंचाई की नहरें निकाली गई है। इसी माही नदी पर गुजरात राज्य में कडाना बांध बनाया गया है जो पूर्णतः गुजरात राज्य की लागत पर बना हुआ है। अतः कडाना बांध का जो लाभ है वो भी पूर्ण रूप से गुजरात राज्य को ही मिलता है। उम्मीद करता हूं आपके यह जानकारी ठीक तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, आगे की जानकारियां भी आप देख लीजिए। और ये क्यों चर्चा में रहता है? दोस्तों, मानगढ़ की पहाड़ी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। जिस दिन दोस्तों यहां हत्याकांड हुआ था वो तारीख थी 17 नवंबर 1913 ईस्वी। मानगढ़ हत्याकांड में दोस्तों पुलिस फायरिंग में लगभग 1500 से अधिक भील मारे गए थे, इसलिए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो आप पहले से ही जानते होंगे। 13 अप्रैल 1919 ये तारीख तो दोस्तों हर भारतीय को याद है या हर जनमानस इस दिन से परिचित है। सिख धर्म के अनुसार इस दिन वैसाखी का पर्व था। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब राज्य के अमृतसर में, जहां वर्तमान में स्वर्ण मंदिर भी है, उसी स्वर्ण मंदिर के पास में एक जलियांवाला बाग था। यहां पर पंजाब के लोग वैसाखी पर्व की तैयारियां करने के लिए एकजुट हुए थे। एकजुट होने का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि यहां लोग अंग्रेजों के द्वारा जो गलत कानून पारित किया गया था, जिसे रोलेट एक्ट कहते हैं, 1919 में आया था दोस्तों ये रोलेट एक्ट, जिसे अंधा कानून
काला कानून, आतंकवादी कानून, इस नामों से जाना जाता है। इस कानून में होता क्या था भाई? लोग इसका विरोध क्यों कर रहे थे? क्या कारण था कि लोग रॉलेट एक्ट को वापस लेने की बात कर रहे थे या अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गए थे लोग? इसकी सबसे बड़ी जो बुरी बात थी इस कानून में वो यह थी कि इस कानून के अनुसार अब भारत में किसी भी व्यक्ति को केवल क्रांतिकारी होने के संदेह पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उन्हें बिना मुकदमे के, बिना कोई पैरवी किए 2 वर्ष तक जेल में रखा जा सकता था भाई। ठीक है, इसीलिए तो इसे अंधा कानून कहते हैं। बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहते हैं। यहां आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो रॉलेट एक्ट था इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून किसने कहा भाई? तो यह बात मोतीलाल नेहरू ने कही थी। बात क्लियर है? ठीक है दोस्तों। और इस रॉलेट एक्ट का अध्यक्ष कौन था भाई? इसका अध्यक्ष था सर सिडनी रॉलेट, जो एक अंग्रेज न्यायाधीश था। उसी के नाम से यह कानून पारित हुआ। तो इस कानून के तहत पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। एक का तो नाम था डॉक्टर सतपाल और दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू। तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को रिहा करवाने के लिए पंजाब के लोग जलियांवाला बाग एकजुट हुए थे भाई। वहां दोस्तों हुआ क्या कि अंग्रेज उस टाइम पे ज्यादा सतर्क थे भाई। या जैसे ही अपने देश में कोई छोटी मोटी क्रांतिकारी घटना होती थी या अंग्रेजों को ऐसी हलचल महसूस होती थी तो वो लोगों को उस कानून के तहत गिरफ्तार करके जेल में डाल देते थे या लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते थे भाई। तो एक हंसराज नामक गद्दार भारतीय था दोस्तों। उसने ये जो जलियांवाला बाग में लोग एकजुट होकर जो सभा कर रहे थे, वैसाखी पर्व की तैयारी कर रहे थे या डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के बारे में आम चर्चा कर रहे थे, यह गुप्त सूचना हंसराज नामक व्यक्ति एक अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर को जाकर दे देता है भाई। जनरल डायर तत्कालीन अमृतसर या पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था भाई। वहां का ऐसे मान लीजिए आप प्रशासक था या कर्ता धर्ता था पंजाब का, जनरल डायर या माइकल डायर। तो जैसे ही माइकल डायर को यह सूचना मिली कि लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए हैं और एक बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है या अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही होने जा रही है, तो जनरल डायर ने क्या किया, एक बड़ी सेना ली अपने साथ और एक बड़ी सेना लेकर वो जलियांवाला बाग में पहुंच गया भाई, अमृतसर में, उस बाग में जहां लोग एकत्रित हुए थे। और वहां जाकर लोगों से बिना कोई बातचीत किए, बिना कोई वार्तालाप किए कि आप यहां पर क्यों एकजुट हुए हो, आपकी क्या समस्याएं हैं, बिना लोगों की कोई बात सुने, बिना लोगों की कोई राय जाने, जनरल डायर ने डायरेक्ट अपनी सेना को फायर का आदेश दे दिया दोस्तों। और उसकी जो सेना है उसने दोस्तों फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग में उस टाइम पे असंख्य लोग मारे गए, हजारों लोग देश के लिए शहीद हो गए, देश के लिए बलिदान हो गए, एक छोटी सी बात की खातिर। बस उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, बस वो अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए बाग में एकजुट हुए थे, अंग्रेजी सरकार से बातचीत करने के लिए बाग में एकजुट हुए थे, या फिर जो सिखों का प्रसिद्ध त्योहार है वैसाखी त्योहार, उसकी तैयारियां करने के लिए वो वहां एकजुट हुए थे। लेकिन अंग्रेजी सरकार का ये गलत फैसला था। आगे चलकर अंग्रेजी सरकार ने ये बात नहीं मानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों निर्दोष भारतीय मारे हैं। उसने एक जांच कमेटी का गठन किया था, हंटर कमेटी। उस हंटर कमेटी ने कहा कि बस लगभग 301 व्यक्ति मरे हैं भारत के इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में, और जनरल डायर ने ऐसा अंग्रेजी सरकार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया। तो जनरल डायर को उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर पद से हटा तो दिया गया, लेकिन दोस्तों लंदन भेज दिया गया। वहां जाकर जनरल डायर के लिए चंदा एकत्रित किया जाता है, उसको सम्मान दिया जाता है, मेडल पहनाए जाते हैं, अंग्रेजी साम्राज्य का शेर बताया जाता है, अंग्रेजी साम्राज्य का संरक्षक बताया जाता है। महात्मा गांधी जी ने दोस्तों और कांग्रेस की पार्टी ने
इस हंटर कमेटी को स्वीकार नहीं किया। महात्मा गांधी जी ने तो हंटर कमेटी के बारे में कहा कि यह तो पन्ने दर पन्ने लीपापोती है। मतलब अंग्रेजी सरकार की एक झूठी रिपोर्ट है, एक भद्दी रिपोर्ट है, जिसमें भारतीय लोगों के ऊपर हुए अत्याचार या हिंसक कार्रवाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये बात दोस्तों एक पंजाब के सूरवीर थे उधम सिंह, उनके खटक गई भाई। और जो उधम सिंह है, उन्होंने प्रण लिया कि मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लूंगा। आगे चलकर उधम सिंह ने लंदन में जाकर सन 1940 ईस्वी में जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी और इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लिया। तो इस प्रकार दोस्तों भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और वैसी की वैसी घटना 17 नवंबर 1913 ईस्वी को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की मानगढ़ पहाड़ी पर भी हो गई। यहां पर भी दोस्तों अंग्रेजों ने या पुलिस ने निर्दयता पूर्ण या मर्मरता से लगभग 1500 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ये जो आंदोलन किया जा रहा था यहाँ, ये दोस्तों आदिवासियों में या फिर जो जनजातीय लोग थे उनको दोस्तों बुरी आदतों से मुक्त कराने के लिए शुरू किया गया था। मानगढ़ पहाड़ी पर दोस्तों बैठक करने का प्रमुख उद्देश्य यही था। यहाँ संघ सभा की बैठक का आयोजन होता था, जिसमें आदिवासियों की जो बुरी आदतें थी, जैसे शराब पीना, दुर्व्यवहार करना, तो उनकी ऐसी बुरी आदतों को दूर करने के लिए मुहिम चलाई थी गोविंद गुरु ने। उन्होंने भगत आंदोलन या लसवाड़िया आंदोलन के नाम से यह आंदोलन शुरू किया था। और उन्होंने सन 1883 ईस्वी में एक संघ सभा की स्थापना की, जिसमें ये समाज सुधार की महत्वपूर्ण बातें होती थी। तो आप ध्यान रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर है? बांसवाड़ा जिले की मानगढ़ पहाड़ी पर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था राजस्थान में, या मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 ईस्वी को। मेवाड़ इस रूप से ध्यान रखना। दोबारा बता देता हूं, जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध तो है राणा प्रताप सागर बांध, जो चंबल नदी पर है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। दूसरा महत्वपूर्ण बांध कौन सा है? जाखम बांध है, जो जाखम नदी पर है और प्रतापगढ़ जिले में है। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, इसकी ऊंचाई है 81 मीटर। तीसरा महत्वपूर्ण बांध है माही बजाज सागर बांध। दोस्तों माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 3109 मीटर है। और यह बांध माही नदी पर राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर बोरखेड़ा गांव में स्थित है। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। एक बांध का और विशेष रूप से ध्यान रखना, पांचना बांध का। पांचना बांध राजस्थान में मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध है, जो राजस्थान के करौली जिले में है और ये 5 नदियों पर स्थित है। उन 5 नदियों का नाम है भद्रावती, माची, अटा, बरखेड़ा और भैंसावट। भद्रावती, माची, अटा, बरखेड़ा, भैंसावट, इन 5 नदियों के संगम पर स्थित है पांचना बांध। करौली जिले में है। अमेरिका देश के सहयोग से इसे बनाया गया और ये राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए आप राणा प्रताप सागर बांध पर। राणा प्रताप सागर बांध दोस्तों चंबल नदी पर है। इस राणा प्रताप सागर बांध पर दोस्तों परमाणु ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाता है। यहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र कनाडा देश के सहयोग से स्थापित किया गया और ये भारत का तो दूसरा और राजस्थान का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र बताया जाता है, जो चित्तौड़गढ़ में रावतबाठा के पास में स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध पर। ठीक है दोस्तों, आप जरूर इस बात का ध्यान रखना। तो यहां सवाल यह भी बनता है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा था? वह दोस्तों तारापुर था और तारापुर भारत के महाराष्ट्र राज्य में है, जो 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया था। दोबारा बताऊं, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर में
स्थापित किया गया सन 1969 ईस्वी में। भारत का दूसरा परमाणु बिजली घर रावतबाठा चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर स्थापित किया गया कनाडा देश के सहयोग से। यह भारत का तो दूसरा है रावतबाठा परमाणु ऊर्जा केंद्र, जबकि राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यदि आपसे दोस्तों भविष्य के बारे में सवाल पूछ ले कि भारत में नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए कहां संभावना व्यक्त की गई है, तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में व्यक्त की गई है। ठीक है दोस्तों, जो माही नदी पर बनाया जाएगा। ये जो राणा प्रताप सागर बांध है, इसके निकट ही दोस्तों थोड़ी दूर आगे एक भैंसरोडगढ़ नामक स्थान है जहां चूलिया जलप्रपात स्थित है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर ऊंचा है। तो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, यानी झरना, वाटरफॉल। वह दोस्तों चूलिया जलप्रपात है। इस चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है और ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ स्थान पर स्थित है और चंबल नदी पर ही स्थित है। यहां दोस्तों जलप्रपात के बारे में आपको दो इंपॉर्टेंट सवाल और बता देता हूं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक तो दोस्तों जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात, जिसे वर्तमान समय में महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात, ये तीनों नाम एक ही जलप्रपात के हैं और यह जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में है, शरावती नदी के ऊपर, और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताया जाता है जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है। तो आपसे सवाल पूछेगा एग्जामिनर कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी, कौन सी नदी पर है, शरावती नदी पर है, भारत के किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। इस जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 255 मीटर है। क्लियर है? ठीक है। एक जो मैं आपको तीसरा जलप्रपात बताने जा रहा था उसका नाम है दोस्तों साल्टो एंजिल। साल्टो एंजिल जलप्रपात जो वेनेजुएला देश में स्थित है और कैरो नदी पर स्थित है। इस एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई है दोस्तों 979 मीटर। 979 मीटर। क्या सवाल बनता है इस एंजिल जलप्रपात के बारे में? यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल, कैरो नदी पर है, वेनेजुएला देश में स्थित है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। तीनों जलप्रपातों की शॉर्ट जानकारी दोबारा सुन लीजिए। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा, चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ स्थान के पास स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है जिसे गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 255 मीटर है, भारत के कर्नाटक राज्य में है और शरावती नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल जलप्रपात है। यह वेनेजुएला देश में है, कैरो नदी पर स्थित है, 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका राणा प्रताप सागर बांध है ये चंबल नदी पर स्थित है। तो क्या चंबल नदी पर मुख्य रूप से ये एक ही बांध स्थित है दोस्तों? नहीं, इसके अलावा 3 और इंपॉर्टेंट बांध है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यह बनता है इस राणा प्रताप सागर बांध का जो चंबल नदी पर स्थित है कि यहां जो परमाणु बिजली घर लगाया गया है कनाडा देश के सहयोग से, उससे बिजली कितनी बनाई जाती है भाई? यहां दोस्तों कुल मिला के 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। 43 गुणा 4, मतलब यहां 4 इकाइयां लगाई गई है बिजली उत्पादन करने के लिए और प्रत्येक इकाई की क्षमता है 43 मेगावाट। तो 43 मेगावाट को 4 से गुणा कर लीजिए, कुल मिला के 172 मेगावाट परमाणु बिजली का यहां उत्पादन होता है। परमाणु ऊर्जा के बारे में आपसे यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि परमाणु ऊर्जा एक परंपरागत स्रोत है या गैर परंपरागत स्रोत है। तो ध्यान रखना, परमाणु ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
बायोमास, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण माने जाते हैं। जबकि कोयला, पेट्रोलियम, ताप विद्युत, ये गैस से आधारित बिजली बनाने के संयंत्र, ये सभी दोस्तों परंपरागत संयंत्र माने जाते हैं या ऊर्जा के परंपरागत स्रोत माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। और परमाणु ऊर्जा उत्पादन में मुख्य रूप से यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इन खनिजों का उपयोग किया जाता है भाई। सबसे ज्यादा यूरेनियम का उपयोग किया जाता है और राजस्थान में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर और खंडेला सीकर में होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसका जरूर ध्यान रखना। एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा था मैं दोस्तों बांध को लेकर ही, कि चंबल नदी पर एक गांधी सागर बांध भी है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है गांधी सागर बांध। एक राणा प्रताप सागर हो गया, एक गांधी सागर हो गया। चंबल नदी पर स्थित तीसरा बांध है दोस्तों जवाहर सागर बांध, जो राजस्थान के कोटा जिले में है। ठीक है, और यह लगभग 115 मेगावाट के आसपास बिजली का उत्पादन होता है। 115 मेगावाट नहीं, केवल 99 मेगावाट। पूछ लेगा जवाहर सागर बांध पर कितनी बिजली का उत्पादन किया जाता है, केवल 99 मेगावाट का। जबकि गांधी सागर बांध पर कितनी बिजली का उत्पादन किया जाता है, 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। एक और बांध बच गया कोटा बैराज बांध, नाम से ही पता चल रहा है कोटा में है। तो कोटा बैराज बांध कोटा में चंबल नदी पर, जवाहर सागर बांध कोटा में, इसके अलावा राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर, जवाहर सागर भी चंबल नदी पर, और गांधी सागर बांध मंदसौर जिला मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। इन चारों बांधों में सबसे खतरनाक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कोटा बैराज बांध को लेकर, कि ये जो कोटा बैराज बांध है क्या यहां भी बिजली का उत्पादन होता है? नहीं दोस्तों, यहां बिजली का उत्पादन नहीं होता। यह बांध पूर्णतः सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया था और यहां से दोस्तों मुख्य रूप से दो नहरें निकाली गई, एक तो बाई नहर और एक दाई नहर। दाई नहर मध्य प्रदेश के लिए और बाई नहर मुख्य रूप से राजस्थान के लिए। दोस्तों तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी राणा प्रताप सागर बांध के बारे में और उससे संबंधित जो कंसेप्ट बनते हैं उनके बारे में। इसके अलावा दोस्तों आगे मैं आपको माही बजाज सागर बांध की डिटेल्स भी दे रहा हूं, जिसके बारे में आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, पर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, माही बजाज सागर बांध परियोजना का नामकरण जमनालाल बजाज के नाम पर किया गया भाई। जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र माना जाता है। ध्यान रखना, माही बजाज सागर बांध परियोजना का उद्घाटन सन 1983 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया। ध्यान रखना, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम एवं एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी है अब तक। ठीक है दोस्तों, ये जो माही बजाज सागर बांध है यह 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, एक तो राजस्थान और दूसरा गुजरात। काफी अच्छा सवाल है, कई बच्चे इसमें ऑप्शन के हिसाब से मध्य प्रदेश राज्य को भी ऐड कर देते हैं और उनका सवाल गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना, माही बजाज सागर परियोजना केवल और केवल 2 राज्यों की ही संयुक्त परियोजना है, एक तो राजस्थान की और दूसरी गुजरात की। इस परियोजना में मध्य प्रदेश राज्य शामिल नहीं है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण सवाल, माही बजाज सागर बांध परियोजना में राजस्थान राज्य और गुजरात राज्य की हिस्सेदारी कितनी कितनी प्रतिशत है? तो 45% हिस्सेदारी तो है अपनी यानी राजस्थान राज्य की और 55% हिस्सेदारी है गुजरात राज्य की। लेकिन यहां ध्यान रखना कि हिस्सेदारी का यह अनुपात राजस्थान और गुजरात में 45:55 का है, पर बिजली पूरी की पूरी 100% बिजली राजस्थान को मिलती है। माही बजाज सागर बांध परियोजना पर बिजली का उत्पादन करने के लिए सन 1986 में पहली बार 50 मेगावाट का विद्युत संयंत्र लगाया गया। वर्तमान समय में इस बांध पर 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। तो यह भी एक अच्छा सवाल है कि माही बजाज सागर बांध परियोजना पर कुल कितनी बिजली का उत्पादन होता है? 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इस माही बजाज सागर बांध परियोजना को
दक्षिणी राजस्थान की एक विशिष्ट परियोजना माना जाता है। यह दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों के लिए एक लाभकारी परियोजना माना जाता है, इसलिए यहाँ इसे आदिवासियों की सवर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा माही नदी को या दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा कहा जाता है। आप इस बात का ध्यान रखना। माही बजाज सागर बांध के निकट ही एक कागती पिकअप बांध भी बना हुआ है। अमरचंद भाटिया का संबंध यानी इनका जन्म हुआ था भाई बीकानेर में। अमरचंद भाटिया का जन्म कहां पर हुआ था? बीकानेर रियासत में हुआ था। और अमरचंद भाटिया बीकानेर छोड़कर इनका जो निवास स्थान था, जहां ये रहते थे परमानेंट तरीके से, वह स्थान था दोस्तों ग्वालियर। ग्वालियर में रहा करते थे। ग्वालियर वर्तमान समय में भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। और ग्वालियर के राज दरबार में ये दोस्तों एक राजकोष प्रभारी थे भाई। क्या थे? एक राजकोष प्रभारी थे। ग्वालियर के प्रशासन में या ग्वालियर राज्य के ये राजकोष प्रभारी थे। कौन? अमरचंद भाटिया, जो मूल रूप से कहां के निवासी थे? बीकानेर के निवासी थे। बीकानेर में ही इनका जन्म हुआ था सन 1797 ईस्वी को। ये बात आप जरूर ध्यान रखना कि अमरचंद भाटिया का जन्म कब और कहां हुआ। इनका जन्म बीकानेर में हुआ था और 1797 ईस्वी में हुआ था। बाद में आगे चलकर अमरचंद भाटिया बीकानेर तो छोड़ देते हैं और हमेशा हमेशा के लिए ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में रहने लग जाते हैं। और ग्वालियर के साम्राज्य में या ग्वालियर राज्य में ये एक राजकोष प्रभारी के पद पर कार्य करते थे। अमरचंद भाटिया को प्रसिद्धि क्यों मिली? ऐसा इन्होंने क्या किया? इनका संबंध मुख्य रूप से देखा जाता है 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति से। ये जो 1857 की क्रांति है, यह अपने देश का यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। आप ये बात जरूर ध्यान रखें कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था? 1857 की क्रांति। ये बात किसने कही है कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था या आजादी के लिए लड़ी गई प्रथम लड़ाई थी? यह बात कही थी दोस्तों वीर दामोदर सावरकर ने। किसने कही थी? वीर दामोदर सावरकर, जो भारत में महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे हैं। तो 1857 की क्रांति में अमरचंद भाटिया ने क्या किया था भाई? 1857 की क्रांति में भारत में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी महिला थी भाई। उनका नाम था झांसी की रानी। झांसी की रानी। झांसी की रानी, ध्यान रखना दोस्तों, ये जो झांसी की रानी थी, इस झांसी की रानी की अमरचंद भाटिया ने वित्तीय मदद की थी। क्या किया था इन्होंने? वित्तीय मदद, या अपन ये कह सकते हैं आर्थिक मदद। वित्तीय मदद या आर्थिक मदद की अमरचंद भाटिया ने 1857 की क्रांति के समय झांसी की रानी की, अंग्रेजों के खिलाफ जाकर। तो दोस्तों अंग्रेज अमरचंद भाटिया के द्वारा किए गए इस कार्य से नाराज हो गए भाई, नाखुश हो गए। वो उनको इस बात से बहुत दुख हुआ कि अमरचंद भाटिया ने झांसी की रानी की आर्थिक मदद कर दी। और अंग्रेज दोस्तों अब अमरचंद भाटिया के पीछे पड़ जाते हैं, यानी इन्हें पकड़ने का प्रयास करने लग जाते हैं, क्योंकि यह इनका एक जुर्म मान लिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो यहां क्या होता है दोस्तों, कुछ समय पश्चात अमरचंद भाटिया को पकड़ लिया जाता है, अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें दोस्तों फांसी पर लटका दिया जाता है। तो यह सवाल पूछा जाता है कि अमरचंद भाटिया को फांसी कब दी गई भाई?
अमरचंद भाटिया को फांसी दी गई थी दोस्तों 22 जून 1858 ईस्वी में। अमरचंद भाटिया को फांसी कब दी गई? 22 जून 1858 ईस्वी को। और ध्यान रखना, ये राजस्थान के मंगल पांडे भी कहे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि आपसे परीक्षा में पूछ ले कि राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं, राजस्थान का मंगल पांडे, या फिर आपसे सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि राजस्थान के प्रथम शहीद कौन थे? राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे? तो वो दोस्तों मंगल पांडे के जैसे ही कार्य करने वाले व्यक्तित्व के धनी अमरचंद भाटिया थे। 1857 की क्रांति में सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी मंगल पांडे को, और राजस्थान में यह कार्य सबसे पहले किया था अमरचंद भाटिया ने। यानी अंग्रेजों ने राजस्थान में सबसे पहले अमरचंद भाटिया को 1857 की क्रांति के कारण 22 जून 1858 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया था। इसलिए इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं, या राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कहा जाता है। दोबारा देख लीजिए दोस्तों अमरचंद भाटिया की सारी कहानी। अमरचंद भाटिया का जन्म राजस्थान की बीकानेर रियासत में सन 1797 ईस्वी में हुआ था। बाद में आगे चलकर अमरचंद भाटिया अपने परिवार सहित बीकानेर तो छोड़ देते हैं और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जाके बस जाते हैं, जहां के राजकाज में अमरचंद भाटिया एक राजकोष प्रभारी नामक पद पर कार्य करते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान अमरचंद भाटिया ने झांसी की रानी की वित्तीय मदद की थी या आर्थिक सहायता की थी। उनके इस कार्य के कारण अंग्रेजी सरकार से ये नाराज हो गए, या अंग्रेजी सरकार अमरचंद भाटिया से नाराज हो गई। तो जल्द ही अंग्रेजों ने अमरचंद भाटिया को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 22 जून 1858 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया। इस प्रकार अमरचंद भाटिया पहले व्यक्ति थे राजस्थान के जो इस क्रांति के दौरान शहीद हुए। नवरात्रों में वर्ष में 2 बार यहाँ मेला लगता है। तो चूरू जिले के सुजानगढ़ में कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 ईस्वी को हुआ। ध्यान रखना, आपसे सवाल पूछ ले कि कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कब और कहां हुआ। सुजानगढ़ चूरू में 11 सितंबर 1919 ईस्वी को। दोस्तों इनके निधन की डेट भी आप ध्यान रखिए। कन्हैयालाल सेठिया का देहांत 1 नवंबर 2008 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। भाई कहां हुआ था? कलकत्ता, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में। ये बाद में दोस्तों वहीं पर जाके बस गए थे, कलकत्ता में ही। तो इस प्रकार कन्हैयालाल सेठिया का जन्म तो सुजानगढ़ चूरू में हुआ, इनका देहांत कलकत्ता में हुआ 2008 ईस्वी में। कन्हैयालाल सेठिया को दोस्तों अनेक पुरस्कारों से भारत के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, क्योंकि इन्होंने दोस्तों अनेक कथाएं लिखी है, अनेक काव्य लिखे हैं, अनेक अनमोल पुस्तकों की रचनाएं की है कन्हैयालाल सेठिया ने। तो दोस्तों सबसे पहले कन्हैयालाल सेठिया के बारे में देखिए आप, इन्हें 2004 में तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों ये जो पद्म पुरस्कार है ये भारत में राष्ट्रपति के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं। तो सवाल यहां से भी पूछा जा सकता है कि कन्हैयालाल सेठिया को पद्मश्री पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? 2004 में सम्मानित किया गया। इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है वर्ष 2012 में। ध्यान रखना, कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थान रत्न पुरस्कार तो 2012 में, पद्मश्री पुरस्कार 2004 में। इनकी रचनाओं में देखिए, इन्होंने दोस्तों 1941 ईस्वी में एक वन फूल नाम से रचना की भाई, और ये वन फूल कन्हैयालाल सेठिया जी का पहला काव्य बताया जाता है। ये काफी अच्छा सवाल साबित हो सकता है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। जो लोग टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो दोस्तों ये रामबाण साबित हो सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कि कन्हैयालाल सेठिया का प्रथम काव्य कौन सा था? वन फूल। और वो कब प्रकाशित किया गया था? सन 1941 ईस्वी।
अगले ही साल 1942 में कन्हैयालाल सेठिया ने अग्निवीणा के नाम से अपना एक और काव्य प्रकाशित किया या आम जनता के सामने रखा। कन्हैयालाल सेठिया ने दोस्तों अनेक रचनाएं लिखी है, जैसे धरती धोरारी, पाथल और पीथल। दोस्तों पाथल महाराणा प्रताप, पीथल पृथ्वीराज राठौड़ का संबंध बीकानेर रियासत से रहा है। ये अकबर के दरबार में रहते थे, राठौड़ राजवंश से थे। और ये जो पाथल थे ये दोस्तों महाराणा प्रताप से रिलेटेड है। ये महाराणा प्रताप को इस रचना में पाथल कहा गया है। और बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को, जिन्हें डिंगल भाषा का हेरोन्स भी कहते हैं, उन्हें दोस्तों पीथल नाम से संबोधित किया गया है। पाथल और पीथल के नाम से इन दोनों के बीच में पत्र व्यवहार की बात कही गई है। ऐसा बताया जाता है कि एक बार पाथल यानी महाराणा प्रताप ने बड़ी ही दुखी स्थिति के कारण अकबर के पास में एक पत्र भेजा था अधीनता स्वीकार करने के मामले में। तब ये पत्र दोस्तों पीथल को मिला। जब पीथल ने ये पत्र पढ़ा तो पीथल को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा वीर बहादुर पुरुष किस प्रकार से इतने आसान तरीके से घबरा गया और अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए यहां पत्र भेज दिया। तब दोस्तों पीथल ने प्रत्युत्तर में भेजा था इस पाथल के पास में जवाब कि हे महाराणा, हे मेवाड़ के धरती पुत्र, आपकी वीर गाथाएं पूरी दुनिया में चर्चित है। हर कोने में आपको शौर्य के लिए याद किया जाता है, वीरता के लिए याद किया जाता है, बहादुरी के लिए याद किया जाता है, मातृभूमि की रक्षा के वचन के लिए जो कटिबद्धता की आपकी भावना है उसके लिए जाना जाता है या उसके लिए याद किया जाता है। तो आप इतनी आसानी से अकबर की अधीनता कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तो इस रचना के माध्यम से पीथल ने महाराणा प्रताप के सोए हुए स्वाभिमान को जगाया था। फिर महाराणा प्रताप इनसे मोटिवेटेड होते हैं, प्रभावित होते हैं और फिर से अकबर से लड़ने के लिए इन्होंने लोहा ले लेते हैं या युद्ध की नई रणनीति बनाने लग जाते हैं। और आगे चलकर दिवेर के युद्ध में वो अकबर की सेना को परास्त कर देते हैं अपने पुत्र अमर सिंह के नेतृत्व में जो युद्ध किया उसके अंदर। तो पाथल और पीथल ये प्रसिद्ध रचना कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई। इन्होंने दोस्तों एक शबद नामक रचना भी लिखी है, शबद, जिसके लिए इन्हें सूर्यमल मिशन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ध्यान रखना, सूर्यमल मिशन राजस्थान के राज्य कवि है भाई, राजस्थान के राज्य कवि। बहुत ही अच्छा सवाल है, राजस्थान का राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण। एक सवाल इनसे ये पूछा जाता है कि सूर्यमल मिश्रण का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? दोस्तों बूंदी जिले से है। कौन से जिले से है? बूंदी जिले से। बात क्लियर है? ठीक है। एक इनकी प्रसिद्ध रचना दोस्तों निग्रंथ भी है। इसके लिए इन्हें 1988 में मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही गजब का सवाल है कि कन्हैयालाल सेठिया को मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया? 1988 ईस्वी में। और किस प्रसिद्ध रचना के लिए? निग्रंथ के लिए। कुण जमीन रो धनी, दोनों किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुण जमीन रो धनी, धरती धोरारी, मिंझर, लीलटांस, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। लीलटांस के लिए तो कन्हैयालाल सेठिया को 1976 ईस्वी में केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा भी पुरस्कृत किया गया। एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, आपसे पूछ ले, केंद्रीय साहित्य अकादमी भारत के किस शहर में स्थित है? तो ध्यान रखना दोस्तों, यह न्यू दिल्ली में स्थित है। भारत के कौन से शहर में स्थित है भाई? न्यू दिल्ली में स्थित है। एक बार कन्हैयालाल सेठिया जी के बारे में ये सारी जानकारी दोबारा देख लीजिए। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म सुजानगढ़ चूरू में हुआ 11 सितंबर 1919 ईस्वी को और इस महान आत्मा का निधन कलकत्ता में 1 नवंबर 2008 को हुआ भाई। कन्हैयालाल सेठिया को 2004 में पद्मश्री से, 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। इनका पहला काव्य वन फूल नाम से प्रकाशित हुआ 1941 ईस्वी में। 1942 में इन्होंने अग्निवीणा नाम से अपना अगला काव्य प्रकाशित किया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार है: धरती धोरारी, पाथल और पीथल, शबद, निग्रंथ, कुण जमीन रो धनी, लीलटांस, मीझर, माहेड़ रो हेलो, अनेक इनकी रचनाएं हैं। शब्द के लिए तो इन्हें सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया।
सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के राज्य कवि हैं और ये बूंदी के रहने वाले थे। पाथल और पीथल में पाथल महाराणा प्रताप को कैसी होनी चाहिए, या एक विद्यार्थी को कैसे साथी चुनने चाहिए स्टूडेंट के लिए, या जैसे हम यंग एज में होते हैं उस टाइम पे दोस्तों रिलेशनशिप दो प्रकार की कारगर साबित होती है भाई। एक तो ऐसी रिलेशनशिप होती है जो आपकी जिंदगी को ही नरक बना देगी, और एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में काफी ज्यादा मदद करेगी, आपको मोटिवेशन देगी और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देगी भाई। सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों एक ऐसे साथी की जो आपको हमेशा कहे कि यार भाई तू पढ़, मेरे दोस्त तू पढ़, तू कुछ बन जाएगा ना तो मेरी जिंदगी को भी सुकून मिल जाएगा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। ऐसे कहने वाले साथी बहुत कम मिलते हैं दोस्तों। तो हमेशा फ्रेंड सर्किल ऐसी होनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि कोई आपका ऐसा दोस्त है जो हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचता है, वो ये सोचता है कि मेरा दोस्त कुछ बन जाए, उसकी जिंदगी में खुशियां आ जाए और वो अपने माता पिता का नाम रोशन करे, तो ऐसे दोस्तों को हमेशा अपने साथ रखिए। माता पिता के मार्गदर्शन में रहें, अच्छे अध्यापकों के मार्गदर्शन में रहें, हमेशा अच्छे दोस्त अपने साथ रखिए। अब बात करते हैं अपन रिलेशनशिप में टाइप 2 वाले दोस्त की। एक दोस्त दोस्तों ऐसा भी होता है जो मतलब एक प्रकार की बीमारी टाइप का होता है, आप उसे कैंसर कह दीजिए या चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी कह दीजिए आप उसको, वो आपके साथ ऐसे ही लग जाएगा जैसे आपके शरीर पे कोई बीमारी लग गई है, कोई रोग लग गया आपके हमेशा हमेशा के साथ। कई प्रकार की बातें करता रहेगा वो, टाइम नहीं दे रहे हो, घूमने जाना था वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ कहते रहेंगे वो। तो दोस्तों मेरा आपसे कहना है कि यदि आप विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या सफलता प्राप्त करने के लिए आपने यदि कोई टारगेट फिक्स कर रखा है, तो ऐसे कैंसर जैसे दोस्तों को दोस्तों आप डिलीट मार दीजिए, ऐसे लोगों का आप बलिदान कर दीजिए, वरना ये लोग आपकी तैयारी को खा जाएंगे दोस्तों। यदि आपने ऐसे लोगों का बलिदान कर दिया, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हटा दिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं जिस दिन आप कुछ बन जाओगे ना तो आपको इतना मिलेगा कि आप थक जाएंगे दोस्तों। मतलब चुनते चुनते थक जाएंगे आप कि किसको चुनूं मैं। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अपने YouTube चैनल NCB एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम सा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।